फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि सीआरपीएफ हवलदार मंत्रालय और एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। तो जो जी बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताइए, क्योंकि इस बार सीआरपीएफ का एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज किया गया है। पहले एग्ज़ाम जैसे होता था वैसे इस बार एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं वो लोग। पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, अब सीआरपीएफ ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करा रही है। और भी बहुत चीज़ों में बदलाव किया गया है। तो आप जुड़े रहिए इसी वीडियो के साथ, आपको पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हवलदार मंत्रालय का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा है। तो आप देख ही रहे हैं कि इसके फॉर्म 4 जनवरी 2023 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 25 जनवरी 2023 तक इसके लास्ट डेट है। और सीआरपीएफ खुद ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ना कि कोई एसएससी या यूपीएससी कोई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता, बल्कि खुद सीआरपीएफ ही कंडक्ट कराएगी इस एग्ज़ाम को। अब वैकेंसी देखी जाए तो एएसआई स्टेनोग्राफर में 143 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 58 हैं, ईडब्ल्यूएस की 14 है, 39 ओबीसी की हैं, एससी की 21 है और एसटी की 11 है। और हवलदार मंत्रालय का देखा जाए तो 1315 कुल पोस्ट आई हैं, जिसमें से 532 पोस्ट जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 132 पोस्ट हैं, 355 ओबीसी की और एससी 197 पोस्ट हैं और एसटी की 99 पोस्ट हैं। अब देखा जाए पे स्केल, तो पे स्केल देखा जाए तो एएसआई स्टेनोग्राफर का पे स्केल होता है लेवल 5 का पे स्केल होता है, जिसमें से आपका बेसिक पे होता है 29,200 से और अलाउंस लगकर वो आपकी 92,300 तक आपकी जा सकती है भविष्य में पे। और हेड कांस्टेबल का देखा जाए तो 25,500 से 81,000 तक का पे मैट्रिक्स है, यहाँ तक आपकी सैलरी जा सकती है। और ये लेवल 4 की जॉब है, पे लेवल 4। एज लिमिट देखा जाए तो 18 से 25 साल है। जो लोग जिनकी उम्र 18 से 25 साल होगी वही लोग इसी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो 10+2 ही मांगा गया है, वो भी गवर्नमेंट बोर्ड द्वारा रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। अब आप अप्लाई कैसे करें? 4 जनवरी से आपका क्या होगा, www.crpf.nic.in वेबसाइट पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इसी वेबसाइट पर। और उसके आगे अब आपको जानकारी दें, जैसे आप देख ही रहे हैं एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। स्टार्टेड डेट हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 4 जनवरी 2023 से, लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023। रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ये अभी तक क्या होता था कि सीआरपीएफ हवलदार मंत्रालय का एग्ज़ाम ऑफलाइन प्रोसेस होता था, कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता था, लेकिन इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा रहा है। तो 15 फरवरी 2023 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा 22 से 28 फरवरी के बीच। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये 22 से 28 फरवरी, 6 दिन में ही आपका कंप्यूटर टेस्ट जो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। A government service to have work office which has reflect to gender balance and women candidate are encouraged to apply। ये आपको एक संदेश दिया गया है सीआरपीएफ की तरफ से कि गवर्नमेंट सर्विस टू हैव वर्क फोर्स, मतलब कि एक ऐसी पोस्ट है ये दोनों, चाहे वो एएसआई स्टेनोग्राफर लीजिए या फिर आप हवलदार मंत्रालय पोस्ट ले लीजिए, ये एक ऑफिशियली पोस्ट है कि सिर्फ आपको ऑफिस में ही बैठकर काम करना है। कोई आपको जनरल ड्यूटी की तरह आपको इधर उधर बंदूक लेकर खड़ा नहीं होना है, ना कोई ट्रेडमैन ना कोई ड्राइवर, ऐसा कोई पोस्ट नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लर्कल पोस्ट है, जैसे कोई बैंक का कर्मचारी 6 घंटे की ड्यूटी करके बैंक से अपने घर आ सकता है, वैसे एक हवलदार मंत्रालय और एएसआई स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। अब देखा जाए कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। फिर देखा जाए तो और ये ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा का पूरा। पहले क्या होता था कि सीआरपीएफ का जो रिटन एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन होता था, कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, ओएमआर शीट दी जाएगी, वैसा एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब सीआरपीएफ थोड़ा एक्टिव है, तो उन लोगों ने क्या किया है कि ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम कर दिया है इस बार। अब देखा जाए कि एएसआई स्टेनोग्राफर लेवल, ये तो मैं बता ही चुका आपको, वैकेंसी सब चीज़ें। देखिए रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी और इकोनॉमिकल वर्ग ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, सिर्फ इन्हीं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन ईएसएम के लिए दी गई हैं, जो कि डिपार्टमेंटली दी जाएंगी। डिपार्टमेंटली नहीं, मतलब अलग से निकाली जाएंगी। इसी के बारे में एक्स सर्विसमैन इसी में निकाली गई हैं। इंडिया होना चाहिए और सिटी सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी हो सकता है। एज लिमिट देखा जाए तो एज लिमिट मैंने बता दिया 18 से 25 साल ही है, जिनका जन्म 25 जनवरी 2023 एप्लीकेशन जो आप 25 जनवरी 2023 के पहले जैसे लास्ट डेट है 2023, तो आपका जन्म है 26/1/1998 से 25/1/2005 तक ही आपका जन्म होना चाहिए। वे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। और कैटेगरी देखी जाए तो एज रिलैक्सेशन पर्सनल कैटेगरी SC/ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है। और OBC के लिए 3 साल का दिया गया, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का दिया गया है। वो मिलिट्री सर्विस वो रेंडर्ड एंड एक्चुअल एज ऑफ क्लोजिंग डेट कि जिस दिन क्लोज डेट हो जाएगी उस दिन के पहले से आपको क्या है 3 साल होने चाहिए। 25 जनवरी 2023 डेट है, जैसे लास्ट डेट है, तो उस डेट तक आपका क्या होना चाहिए 3 साल हो जाने चाहिए। वो एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैव लेस देन 3 ईयर रेगुलरी कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर इनक्लूजिंग डाटा, तो 43 ईयर OBC कैंडिडेट टू 45 ईयर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। अब चिल्ड्रन फॉर डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन 1944, ये उन लोगों की रिलैक्सेशन दिया गया है जिनके फादर्स ख़त्म हो गए थे। से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो मैं बता ही चुका हूँ कि 10+2 चाहिए, चाहे वो ASI के लिए आप फॉर्म अप्लाई करें या फिर हवलदार मंत्रालय की पोस्ट पर अप्लाई करें, तो 10+2 ही चाहिए। 10+2 की मार्कशीट चाहिए जो कि गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड से आपका रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस देखा जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को 100 रुपये लगेंगे। जनरल EWS और OBC वालों के लिए आपको 100 रुपये आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लगेगी। और SC/ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, 0 रुपये चार्ज होगा उनके लिए। और फ़ीस कैन भी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी इसका पे कर सकते हैं भीम UPI के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड और मैस्टेरो, रुपे, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023, 23:55, मतलब रात के 11:55 तक आप ये पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद तो लास्ट डेट अगला दिन लग जाएगा, तो वो आपकी डेट ही चली जाएगी अप्लाई करने की। अब सेंटर ऑफ सिटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम होना है उसका सेंटर भी आ चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर करवाए जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर करवाए जाएंगे, हरियाणा में अम्बाला और फरीदाबाद में करवाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, हमीरपुर, मांडी, नाहन, जम्मू कश्मीर, ये सभी जगह के देख लीजिए आप, सभी जगह के सेंटर दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ये स्टेट वाइज दिए गए हैं, हर ज़िले के या नाम दिए गए जहाँ पर CRPF सेंटर बनाएगी अपने। जैसे बिहार में देख लीजिए आप, हर जगह के सेंटर दिए गए हैं। आरा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, महाराष्ट्र, सभी जगह के ये सेंटर दिए गए हैं जहाँ पर रिटन एग्ज़ाम CRPF कंडक्ट करवाएगी। While filling in the online application form, the application should be carefully decided to her choice। आप जो भी आप सिटी चॉइस करते हैं वो आप केयरफुली डाल सकते हैं कि आपको कहाँ पर अपना रिटन एग्ज़ाम देना है, ठीक है। वो आप अब एग्ज़ामिनेशन, सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखिए, सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका PST होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर डिटेल ऑफ मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। ऑल द टाइप ऑफ स्टडीज एग्ज़ाम आर मैंडेटरी, डिटेल ऑफ दिस पेपर टेस्ट एज फॉलोज, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखा जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले क्या होता था कि CRPF का एग्ज़ाम 200 नंबर का होता था, 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता था। जैसे 50 नंबर की मैथ, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की हिंदी इंग्लिश में से कोई ऑप्शनल, और या 50 नंबर की क्लर्कल एप्टीट्यूड। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज किया गया है, बिल्कुल चेंज किया गया है सिलेबस। 22 से 28 फरवरी का आपका देखिए मैंने बता दिया है कि रिटन एग्ज़ाम होना है। देखिए सबसे पहले तो आप जनरल हिंदी और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, वो भी ऑप्शनल 25-25 मार्क्स की रहेगी जनरल। फिर उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड पूछी जाएगी, जनरल एप्टीट्यूड फॉर जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
अब इस बार CRPF का सिलेबस चेंज किया। जनरल एप्टीट्यूड कहलाएगा सामान्य ज्ञान, जो सामान्य बुद्धि का होता है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ हो जाएगी। और हिंदी इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, ठीक है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले क्या होता था कि 2 घंटे में 200 का एग्ज़ाम जो होता था वो 2 घंटों में 200 क्वेश्चन करने पड़ते थे और बहुत लंबा एग्ज़ाम हो जाता था। मतलब 2 घंटे में 200 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ कहलाई जाती है। लेकिन अब देखो बहुत शॉर्ट कर दिया गया। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन ही करने हैं। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। हर 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी इंग्लिश आपका सेट रहेंगे कि आपको हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है, वो आपको लैंग्वेज वहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी सी डी आर बाइलिंगुअल, वो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। जो सेक्शन ए रहेगा वो आपका जो आप सिलेक्टेड लैंग्वेज करेंगे, जैसे हिंदी करेंगे, जब से आप हिंदी लेना चाहते हैं वहाँ पर तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करेंगे। नेगेटिव मार्क भी इस बार दिया गया। पहले CRPF में नेगेटिव मार्क नहीं होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार CRPF में नेगेटिव मार्किंग की गई है। 0.25, मतलब अगर आपका 4 सही जवाब हो गए, ठीक है, और आपने एक गलत कर दिया, तो जो आपके 4 सही जवाब थे ना, उसमें से एक जो सही किया है वो आपका चला जाएगा। नेगेटिव मार्क 0.25 किया गया है। द डेट ऑफ सेंटर CBT विल बी इन्फॉर्म कैंडिडेट एडमिट कार्ड टू बी डाउनलोड फॉर CRPF वेबसाइट। आप जो आपके CBT के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है वो आप CRPF की वेबसाइट से या SMS या ईमेल से आप प्राप्त कर सकते हैं। CRPF आपको बता दी जाएगी। मार्क्स स्कोर CBT और नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन इसी वजह से होगा क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो नॉर्मलाइजेशन किसी बच्चे के अच्छे नंबर जैसे थोड़ी बहुत रहे कि अब तक नॉर्मलाइजेशन में उसका कट ऑफ निकला जाए, कट ऑफ में उसका नाम आ जाए। द क्वेश्चन ऑफ CBT विल बी इंटरमीडिएट लेवल, मतलब 12वीं के लेवल से ही एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि बहुत बड़ा वैकेंसी SSC CGL लेवल के क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है। बहुत सही पेपर आता है। मैंने भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं भी क्वालिफाई हो चुका हूँ। कोई ज़्यादा इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता है CRPF का, लेकिन अब तो पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो थोड़ा बहुत जो भी पैटर्न के बारे में होगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ऐसा नहीं बात है। द मॉक टेस्ट लिंक्ड विल बी अवेलेबल फॉर कैंडिडेट कॉर्नर। मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं CRPF की वेबसाइट पर। CBT एग्ज़ाम मैं वैसे एक वीडियो बना चुका हूँ अपनी कि CRPF का मैंने रिटन एग्ज़ाम जो मतलब पेपर था मेरा, रिटन पेपर था, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला भी था। आप लोग देख भी सकते हैं उसका पूरा का पूरा सभी चीज़ें। CRPF के मॉक टेस्ट भी मैंने जैसे आपको बताया है कि CRPF की वेबसाइट से आप ले सकते हैं, साइट से मिल जाएंगे। कैंडिडेट आर परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कोई भी यूज़ नहीं करना है जहाँ पर अभी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, CBT एग्ज़ाम के लिए जाएँ। अब स्किल टेस्ट देखा जाए तो CRPF में हवलदार मंत्रालय ऐसा स्टेनोग्राफर का अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट होता है। स्किल्स टेस्ट ही CRPF में मेन माना जाता है, क्योंकि CRPF की टाइपिंग बहुत ही हार्ड है। CRPF की टाइपिंग नॉर्मल नहीं है कि नॉर्मल जैसे आप SSC CHSL दिए होंगे किसी लोगों ने, तो ऐसा नहीं मानिए आप। CRPF का टाइपिंग थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि 5% मिस्टेक इग्नोरेबल रहती हैं और उसके आगे आपका 10 गुना पेनल्टी लगता है हर वर्ड पर। मैं एक टाइपिंग पर वीडियो बना भी चुका हूँ CRPF का, और मुझे नहीं लगता CRPF की टाइपिंग से उससे अच्छी कोई वीडियो आपको हर चीज़ की जानकारी दी गई है। मैं उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखिए आप स्किल टेस्ट, अगर आप देखा जाए सब ASI स्टेनोग्राफर के लिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, वो भी 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये स्टेनो की जो भी लिखाई होती है, जो भी स्टेनो की वो होता है टेस्ट होता है, वो उसी बेस पर लिया जाएगा। लेकिन जो स्किल टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए है वो थोड़ा आप देखिए कि 35 वर्ड पर मिनट वो भी कंप्यूटर में चाहिए हैं, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए हैं, ठीक है। और स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड डन बाई ओनली ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर पर ही एग्ज़ाम होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। कंप्यूटर एंड कीबोर्ड और पर्पस विल बी प्रोवाइडेड फॉर रिकमेंड सेंटर। वो आपको CRPF कंडक्ट करवा देगी जहाँ पर भी आपका स्किल टेस्ट होगा। वैसे मेन स्किल टेस्ट ही माना जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइपिंग शुरू कर दीजिए आप अभी से। रिटन एग्ज़ाम जितना ज़रूरी है उतने उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है CRPF में टाइपिंग है, क्योंकि जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं रिटन एग्ज़ाम में, जो रैंक बहुत अच्छी ले जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं एक सेंटर में क्या पता 100 बच्चों में क्यों 10 ही बच्चे निकलते हैं, और कुछ लोग तो निकलते ही नहीं है CRPF की टाइपिंग में। बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है CRPF टाइपिंग का।
मैं अब एक वीडियो बनाना भी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसके बारे में देख लीजिए। हिंदी, आप बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हिंदी की टाइपिंग कैसे होगी। हिंदी की टाइपिंग आप देख लीजिए, मंगल फ़ॉन्ट में होगी, मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग करवाई जाएगी रेमिंगटन गिल की लेआउट से, ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट में होगी। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग कृत्युदेव में करके चले जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा, मैं साफ साफ बता देता हूँ, मंगल फ़ॉन्ट में ही टाइपिंग चलेगी। ईच एरर 5% मिस्टेक आर, देखिए मैं जैसे आपको बताऊं, मैंने क्या बताया है कि 5% मिस्टेक आर इग्नोरेबल, 5% मिस्टेक इग्नोरेबल रहेगी। 5% जैसे 350 वर्ड लिखने हैं आपको इंग्लिश में, तो जैसे आपके 5% मतलब 17 वर्ड, 17.5 वर्ड आपके माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 17.5 वर्ड से अगर एक भी वर्ड एक्स्ट्रा गलती कर दी तो फिर आपके 10 गुना पेनल्टी लगेगी। उसका मतलब ये है, ठीक है, 10 गुना पेनल्टी लगेगी हर वर्ड पर। मतलब फिक्स है आपकी कि एक भी एक्स्ट्रा गलती हुई तो आपकी एक वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग पीछे होती जाएगी। उसके बारे में वीडियो बनाया हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। टेस्ट दे विल बी टेस्टेड इन स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड टाइपिंग, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी, वो भी स्किल टेस्ट, वो ऐसा स्टेनोग्राफर के लिए होगी। द ट्रांजैक्शन ऑफ शॉर्ट हैंड नोटिस हेल्प विल बी डन ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड, वो भी आपको कंप्यूटर कीबोर्ड सब चीज़ें उसमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो भी आपको CRPF करवाई जाएगी। अब देखा जाए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CRPF में हवालदार मंत्रालय और ऐसा स्टेनोग्राफर में कोई भी दौड़ भाग नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए है, और आपका फिजिकल में सिर्फ 3 चीज़ें ही होगी, हाइट, वेट, चेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। कोई आपसे 1600 मीटर 5 किलोमीटर कोई दौड़ और नहीं करवाई जाएगी। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताइए कि सर कोई दौड़ और तो नहीं वहाँ पर करवाई जाएगी। मैं साफ साफ बता दूं, हवलदार मंत्रालय एक क्लर्कल पोस्ट है, एक बैंक के कर्मचारी से ले लो या फिर किसी क्लर्क की जॉब ले लो, सिर्फ क्लर्क की जॉब ही मानो आप। वो एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ टेबल पर बैठ के ही उसको ज़िंदगी भर काम करना है, मेन बात है। चाहे वो जितनी बड़ी पोस्ट पर चला जाए, तो उसको दौड़ भाग तो कभी मिलेगी, एक पेन ही मिलेगा, बंदूक भी नहीं मिलेगी कभी, कि उसको कभी नाइट ड्यूटी करनी है, कुछ भी करना है। और उस चीज़ के बारे में आपको बता दूंगा। देखिए 165 हाइट से जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए है, और जो आपका चेस्ट है वो 77 से, और जो एक्सपेंड होना चाहिए वो 82 तक, ठीक है। 77 आपका चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, और आपका अगर फुलाएं आप अगर अपना चेस्ट तो 82। चेस्ट का टेस्ट लड़कियों के लिए नहीं होता है बिल्कुल भी, ये सिर्फ मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। और जो भी लड़के, और उन लोगों की हाइट 162.5 चाहिए जो लोग स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश से होंगे, उन लोगों के लिए 162.5 चाहिए, चेस्ट उतना ही चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 162.5 चाहिए है। तो PST सिर्फ एक देखा जाए तो क्वालिफाई नेचर ही एग्ज़ाम है, सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है। जैसे मैंने टाइपिंग बताया, टाइपिंग भी एक क्वालिफाई नेचर है, वो कोई आपके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, चाहे वो वहाँ पर आप 70 की स्पीड क्यों ना लेकर आ जाएं, तो कोई आपके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। वैसे ही आपका PST है, PST में भी आपके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, वो सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर है। मैन आपका रिटन एग्ज़ाम ही है, उसी से मेरिट बनेगी, उसी से कट ऑफ उठेगी, उसी से सब चीज़ें होनी है। इसलिए रिटन एग्ज़ाम में आप ज़्यादा फोकस करिए। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आप लोग आधार कार्ड ले जाना होगा आपको, वो भी प्रिंट आउट, आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं, और वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉलेज की आपके ID कार्ड होना चाहिए, जैसे आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। एम्प्लॉयर ID का, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसकी ID लेके जाना पड़ेगा। एनी अदर ID ऑफ यूजिंग, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी अगर आप ID यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप ले जा सकते हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी आपको लेके जानी पड़ेगी। मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट 10+2 की मार्कशीट भी लेके जानी पड़ेगी आपको। ऑर्डर ऑफ लेटर रिस्पेक्टिवली एजुकेशन क्वालिफिकेशन अथॉरिटी, वो भी आपकी गवर्नमेंट बोर्ड द्वारा होनी चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लेके जाइए। और कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ही बना होना चाहिए डिपेंडेंट एप्लीकेंट का। अब देखा जाए एक्स सर्विसमैन के लिए अंडरटेकिंग फॉर सर्विस डिफेंस, जो भी आपका कार्ड आर्ड होगा वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। आपने कब डिस्चार्ज किया था किसी भी फोर्स से, आपने छोड़ी थी जब आपने फोर्स, तो उसका भी आपको वो लेके जाना पड़ेगा कि किस तारीख को आपने फोर्स छोड़ी थी, फोर्स से डिस्चार्ज किया था। इन अ केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट शोइंग फॉर नेम्स, अगर आप
किसी भी लड़की ने अगर शादी कर ली है, वो वुमेन ने, तो फिर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर। रीमैरिज, अगर आपने किसी ने डाइवोर्स हो चुका है फिर आपने फिर से मैरिज किया तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। या तो आपने डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा या तो फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अगर आपके किसी भी आपके जैसे हस्बैंड की डेथ हो तो गई है, फिर से आपने फिर से रीमैरिज करी है, तो फिर वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा और एक एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा कि किस वजह से आपने दूसरी शादी की है, उसका कारण भी देना पड़ेगा। इन अ केस ऑफ डाइवोर्स ऑफ वुमेन सर्टिफाइड ऑफ अ डाइवोर्स डिसीज एंड अ डेड पोल ऑफ एफिडेविट ऑन बिफोर द ओथ कमिश्नर। ठीक है, उसकी एक एफिडेविट देना पड़ेगा आपको ओथ कमिश्नर के द्वारा, जो भी आपने वहाँ पर आपके बयान होंगे। वो कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं चीज़ नहीं है, आप सिर्फ एक एफिडेविट बनवा के भी दे सकते हैं कि आपकी क्या हुआ था, डाइवोर्स क्यों हुआ है उसके बारे में। ठीक है, अब डिटेल ऑफ मेडिकल, अगर आप मेडिकल की जानकारी देखें तो मेडिकल में देखा जाए तो एक मेडिकल बोर्ड सीआरपीएफ का कंडक्ट किया जाएगा। कंसिस्टेड ऑफ अ सीआरपीएफ एसेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। मेडिकल जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद मेडिकल फिटनेस के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपको एक कॉल लेटर इशू किया जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से, वो भी सीआरपीएफ के किसी भी ग्रुप सेंटर में जहाँ पर सीआरपीएफ का खुद का हॉस्पिटल होगा। सीआरपीएफ खुद आपका मेडिकल टेस्ट करेगी, कोई भी और आपका कोई बोर्ड और टेस्ट नहीं करेगा। सीआरपीएफ खुद आपको ग्रुप सेंटर में बुलाएगी, वहाँ पर ही आपका जीओस और बड़े अधिकारी द्वारा ही आपका कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा आपका मेडिकल करवाया जाएगा। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 इन वन आई, और सेकंड आई के लिए 6/9, अगर अदर आई है तो आपका चल जाएगा। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, स्क्विंट इन आई नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव हाई कलर विजन, और कलर विजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका अलाउड नहीं किया जाएगा। टैटू अलाउड नहीं किया जाएगा सीआरपीएफ के में। ठीक है, कोई भी साइज़ पर अगर साइज़ है तो 1/4 पार्टिकुलर पार्ट ऑफ एल्बो ऑफ अ बॉडी यहाँ पर। और जैसे इंडियन आर्मी परमिटेड एज अ नेम, तो ऐसा कोई भी टैटू वैटू आपका यूज़ अलाउ नहीं किया जाएगा। एडमिशन टू द टेस्ट, द कैंडिडेट रेगुलर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द क्लोजिंग डेट एज टाइम ऑफ एप्लीकेशन फाउंड इन द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनली एक्सेप्टेड बाय द सीआरपीएफ। आपका सीआरपीएफ ही जब एडमिट कार्ड जारी करेगा उसके बाद ही आपका सीवीटी होगा। ठीक है, रोल नंबर भी आपका इशू कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में, सब चीज़ें। ये सीआरपीएफ के बारे में कुछ जानकारियाँ हो गई जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और इससे ज़्यादा कोई जानकारी। और हाँ, मोड ऑफ़ सिलेक्शन आप देख सकते सीवीटी में आपको जनरल में है तो आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य ही, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। ईडब्ल्यूएस और SC ST OBC के लिए 35%। ठीक है, तो देखा जाए तो 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी को और 35 मार्क्स चाहिए हैं EWS OBC SC ST के लिए आपको मार्क्स लाना ज़रूरी है। वैसे तो इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी, वैसे तो सीआरपीएफ की कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी, 100 मार्क्स की है तो 74 या 75 प्लस कट ऑफ जाएगी आराम से सीआरपीएफ की इस बार, मुझे लगता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस तैयारी करते रहिए। अब देखिए, आप नॉर्मलाइजेशन सच एज ए नॉर्मलाइजेशन स्कोर, सच अगर आप फाइनल मैट में आपका कट ऑफ मार्क्स से आपको ऊपर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके थोड़ी बहुत नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिजिकल और स्किल टेस्ट आपका क्या है, क्वालिफाई नेचर है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई आपके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। PST आर मैंडेटरी फॉर क्वालिफाई नेचर, ओनली ऑन क्वालिफाई नेचर है। सीआरपीएफ हवलदार मंत्रालय और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। कि कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, तो मैं आपका जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्वेरी रहेगी, उसका मैं आंसर दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल आपका ही चैनल है, आपके लिए सीआरपीएफ की तरफ से हर जानकारी दी जाएगी, ऐसा कोई जानकारी नहीं रहेगी जो आपको नहीं प्रोवाइड नहीं की जाएगी। धन्यवाद।